हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज फिर देश दुनिया की सारी जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैनल का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स एमसीक्यू विद डिस्क्रिप्शन है, 12 नंबर का है ये। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पंजाबी मूल के डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन स्वर्णजीत सिंह अमेरिका के किस शहर के मेयर चुने गए हैं। ठीक है, यानी ये सिख हैं, स्वर्णजीत सिंह पंजाब के हैं, किस शहर के, अमेरिका का कौन से शहर के मेयर चुने गए हैं। न्यूयॉर्क, नॉर्विच, शिकागो, लॉस वेगास, कहाँ के चुने गए हैं बताइए। तो इसका आंसर है नॉर्विच। कहाँ, खौ नॉर्विच इसका आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर है, वहाँ पे एक कनेक्टिकट राज्य के पास नॉर्विच शहर है ये। यहाँ पे पंजाबी मूल के डेमोक्रेट बिजनेसमैन स्वर्णजीत सिंह मेयर चुने गए हैं। ठीक है, ये शहर के पहले सिख मेयर बने हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। पहले सिख मेयर बने हैं और कहाँ से हैं, पंजाबी मूल से हैं, भारत के हैं, भारतीय मूल से हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के किस राज्य ने पहली जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना शुरू की है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। देश के किस राज्य ने पहली जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना शुरू की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, किसने शुरू की है। आंसर है इसका गुजरात। गुजरात ने ये जो है परियोजना शुरू की है। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गुजरात ने देश की पहली जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना शुरू की है। इसे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ध्यान रखिएगा इसको, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसमें क्या है, 17 जिलों से 4000 जैविक नमूने लेकर 2000 लोगों के जीनोम का पूरा सीक्वेंस तैयार किया जाएगा। ठीक है, 2000 लोग का जो है जीनोम का, और ये बेसिकली जो जनजातीय लोग हैं उनके ऊपर ये जो है प्रयोग किया जा रहा है। एक जीन जो होता है, मानव शरीर में जीन मौजूद होता है, ठीक है ना, उसी का जो विशाल समूह है ना, उसका जो समूह पूरा है ना, उसको जो है जीनोम नाम दिया गया है, जीनोम कहा जाता है उसको। ठीक है, जो जीन होता है आदमी के शरीर में, उसका जो समूह हुआ उसको ही जीनोम नाम दिया गया है। तो ठीक है, तो जीनोम का जो है यही जीनोम परियोजना हो गई, वही नाम हो गया। तो इसमें 2000 जनजातीय लोगों का जो है ना जीनोम का जो है अध्ययन किया जाएगा और उसका सीक्वेंस तैयार किया जाएगा कि इनका वंश कहाँ से था, कैसे इनके पूर्वज कौन थे, कैसे थे, उनसे जो है काफ़ी चीज़ें जो है। और इससे क्या होगा, एनीमिया, थैलीसीमिया जैसा जो अनुमानसिक बीमारी होता है, यानी अनुमानसिक बीमारी क्या हुआ, जो पूर्वजों से चला आ रहा है, यानी किसी के जीन में वो बीमारी था और वो अभी के जो आदमी है उसके जीन में वो बीमारी आ गया, वो हो गया अनुवांशिक बीमारी। तो उनका पता लगाकर सटीक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, इसलिए ये परियोजना जो है शुरू की जा रही है। ठीक है, जीनोम परियोजना, मानव शरीर में मौजूद जीनों के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। मैं बताया पूरा ही बेसिक, कहाँ से ये इसका जीन जो है वो चला आ रहा है, इसकी अनुवांशिकता क्या है, उसका पता लगाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है गुजरात में। गुजरात देश का पहला जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के स्टेडियम को सभी प्रमुख खेलों के लिए दोबारा स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेडियम तो है वो, बट उसको क्या किया जा रहा है, उसको दोबारा से स्पोर्ट्स सिटी के रूप में, यानी बड़ा स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस राज्य के स्टेडियम को, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, कहाँ के। तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली का कौन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में उपस्थित है, को सभी प्रमुख खेलों के लिए स्पोर्ट्स सिटी के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, इसको पूरा डेवलप किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों के रहने की भी सुविधा होगी। ठीक है, दर्शक वर्शक का तो जो होगा वो रहेगा ही, खिलाड़ियों के रहने की भी सुविधा होगी। इसका टोटल क्षेत्रफल एरिया जो है 102 एकड़ में है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था इस स्टेडियम का, 1982 में एशियाई खेल जब हो रहा था तो उस टाइम जो है इसका निर्माण किया गया था। अभी वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है,
श्री मनसुख मांडविया, ठीक है, ये खेल मंत्री हैं। और विश्व में भी काफी स्पोर्ट्स सिटी हैं जो फेमस हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स सिटी हैं, उनमें से कुछ का नाम आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स सिटी हैं, पता होना चाहिए ये चीज हमें। कहाँ कहाँ है? मेलबर्न स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। दुबई स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पे? यूएई में। कतर स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पे? दोहा में। इसी तरह लंदन ओलंपिक पार्क है, ये भी स्पोर्ट्स सिटी है। तो स्पोर्ट्स सिटी का मतलब बेसिकली हुआ कि उसमें स्पोर्ट्स तो खेला जाएगा ही, उसके अलावा भी हर तरह की सुविधाएं उसमें हो, रहने की, खिलाड़ियों के रहने की, ट्रेनिंग वगैरह की, हर चीज, मतलब हर सुविधाएं उसमें हो, इस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे समुद्री मछली पकड़ने हेतु विदेशी जहाजों पर पूरी तरह रोक लगा दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। किस देश ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है ना, में गहरे समुद्री मछली पकड़ने हेतु विदेशी जहाजों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बोली विदेशी जहाज कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ हम पकड़ेंगे भाई, ठीक है। तो किसने लगा दिया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। तो ये करने वाला भारत जो है वो बन गया है भारत, उत्तर है इसका भारत। डिटेल्स देखिए। भारत ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे समुद्री मछली पकड़ने के नए नियम जारी कर दिए हैं, ठीक है। न्यू नियम जो है, न्यू लॉ जो है जारी किया है। इसके अनुसार अब केवल भारतीय मछुआरे व जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे ही यहां मछली पकड़ सकेंगी तथा विदेशी जहाजों पर पूरी तरह रोक होगी। विदेशी कोई भी जहाज नहीं आएगा, ना कोई मछुआरा आएगा, ना कोई मछुआरा वहां जो है मछली पकड़ सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या, ठीक है। यह एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ एक्सक्लूसिव, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कौन सा? जो भारत जैसे तटीय देश के तट से 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला एक समुद्री क्षेत्र है। यानी बेसिकली ये समुद्र का इलाका है, ठीक है, समुद्र का इलाका है जिस पे जो है किसी देश का अधिकार होता है, ठीक है। ये एक ट्रीटी के तहत जो है, ये एक संधि के तहत जो है डिस्कस किया हुआ है, निष्कर्ष निकाला हुआ है कि किसके पास कितना एरिया जो है वो होगा। भारत के पास इस समय कुल 23 लाख वर्ग किलोमीटर EEZ है ना, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, ठीक है ना। ये 23 लाख वर्ग किलोमीटर अभी है। इस इलाके में भारत को प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल चीजें हैं, जैसे मछली हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया इत्यादि का खोज करना और उपयोग करना, दोनों पे विशेष अधिकार है, ठीक है। इस इलाके में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसको संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के तहत अपनाया गया था। 1982 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, समुद्री कानून संधि हुई थी, उसके तहत जो है इसको अपनाया गया था। अब भारत ने 1995 में इसे स्वीकार किया था। ट्रीटी तो 1982 में बनी थी, बट भारत ने इसको कब स्वीकार किया? 1995 में इससे जो है एग्री हुआ था। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर किस नदी के ऊपर पहला बड़ा एयर शो किया है? अभी तक का सबसे बड़ा एयर शो किया है। कहां पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सोन, किस नदी के ऊपर किया है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया है। डिटेल्स देखिए। वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर गुवाहाटी कहां पे है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पहला बड़ा एयर शो किया है, ठीक है। इसमें कौन कौन? सभी जो है 75 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। जितने हैवी विमान सब हैं, फाइटर जेट्स हैं, सभी ने हिस्सा लिया। राफेल, सुखोई, अपाचे, मिग, मिराज, जगुआर, जितने अपने भारत के हैं सारे ताकतवर फाइटर हैं, वो सभी ने इसमें जो है भाग लिया है, ठीक है। 75 से अधिक विमानों ने करतब दिखाया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बट इस बार क्या हुआ था कि इसको 2 चरण में कर दिया गया, ठीक है। 8 अक्टूबर को तो किया ही गया प्रथम चरण, जो मेन दिन था, जो मेन वायुसेना दिवस था, उस दिन तो किया गया। उस दिन क्या हुआ? गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य परेड आयोजित किया गया
उसका जो है एक चरण और रख दिया गया, सेकेंड फेज रख दिया गया। वो 9 नवंबर को अभी जो है फिलहाल हाल में ही गुवाहाटी में जो है फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया, यानी यही एयर शो को ही फ्लाई पास्ट कहा जाता है, उसका आयोजन किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को की गई। ठीक है, तो बढ़िया जो है एयर शो हुआ है और बहुत इसमें जो है रक्षा मंत्री सभी गए हुए थे, चीफ CDS वगैरह, चीफ वगैरह सारे मौजूद थे और बहुत बढ़िया एयर शो जो है हुआ है, सारे एकदम फाइटर मौजूद थे, एकदम जबरदस्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार ने नागरिकों को पेपरलेस आधार की सुविधा देने हेतु कौन से नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? देखिए बड़ा अच्छा है, पेपरलेस आधार हो गया, अब सब कुछ पेपरलेस, कुछ दिन बाद सब पेपर खत्म हो जाएगा, डिजिटली हो जाएगा, सब एकदम पेपरलेस आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया भारत सरकार ने। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? एम आधार, आधार ऑनलाइन डिजिटल आधार। कौन सा किया है बताइए? तो इसका ऑप्शन है, सॉरी आंसर है आधार, ख नंबर इसका उत्तर है आधार नाम से। एम आधार नाम से जो है पहले से एक एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है, अभी वह भी चलता रहेगा, बट आधार नाम से अभी लॉन्च हुआ है एक एप्लीकेशन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, कौन? UIDAI, ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को पेपरलेस आधार की सुविधा देने हेतु आधार नाम से एक डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे दिया है? फेशियल रिकॉग्निशन कर दिया है कि आप एकदम चेहरे से ही पहचाना चला जाएगा, चेहरा ऐसे लगाते ही खुल जाएगा वो। बायोमेट्रिक लॉक कर दिया गया है कि आप अपना अंगूठा वगैरह से लॉक लगा सकते हैं उसमें। और QR कोड, उसमें क्या है ना, खोल के देखा है हमने, उसमें जो है QR कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम स्कैन वगैरह करते हैं, जो दुकान पे जाते हैं UPI वगैरह के लिए जो स्कैन करते हैं, उसी तरह का QR कोड जो है उसमें जनरेट हो जाता है आधार का। तो उससे जो अगर आप कहीं पे दिखाएंगे तो उस जो मशीन के बार कोड के थ्रू जो है उसको स्कैन कर लेगा, तो सारा डाटा जो है उसमें आपको दिखाई दे देगा, उसको जो स्कैन करेगा। ठीक है, इस ऐप के लॉन्च होने से अब फिजिकल रूप से आधार रखने की जरूरत नहीं होगी, अब फिजिकली रखने की जरूरत नहीं है। जैसे DL वगैरह भी जो है आजकल वो M परिवहन पे आ जाता है, उस पर दिखा दीजिए अपना जो है आराम से काम खत्म हो जाता है। RC वगैरह भी जो है आप उसका वो दिखा दीजिए M परिवहन ऐप पे, तो काम चल जाता है। उसी तरह ये भी कर दिया है कि अब आधार भी आप ऐसे फिजिकली दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें मोबाइल में दिखा दीजिए उसको, वो सारा चीज़ देख लेगा। इसमें एक फैसिलिटी और आ दिया है कि आपको अगर इच्छा है आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखा सकते हैं, यानी मास्क कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस आदमी को हमको अपना जन्म तिथि नहीं बताना है, ठीक है, तो आप जन्म तिथि वाले जो पोर्शन है उसको मास्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि हमें इसको एड्रेस नहीं दिखाना है, सिर्फ नाम और जन्म तिथि दिखाना है, तो एड्रेस वाला एरिया को जो है मास्क कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा सुविधा जो है दे दिया गया है UIDAI द्वारा। आधार नाम से ये ऐप जो है लॉन्च हुआ है। अगला, भारत की लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? कौन सा संविधान संशोधन है जो कहा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे? कहां कहां पे? लोकसभा में और हर राज्यों की विधानसभा में। 104वां, 105वां, 106वां, 107वां। बताइए क्या है? ये तो बहुत जाना हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगा। तो इसका उत्तर है 106वां, उत्तर है इसका 106वां संशोधन के तहत। अब इसका डिटेल्स देखिए। भारतीय संविधान के 106वें संशोधन, जिसे क्या नाम दिया गया था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। वैसे भी नारी शक्ति जो है वो अभी बहुत प्रबल है, क्योंकि भारत ने जो है महिला विश्व कप भी पहली बार जीत लिया है ना, है? तो ये 106वां संशोधन को नाम दिया गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत सितंबर 2023 में भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया। ठीक है, जो 106वां संशोधन हुआ था सितंबर 2023 में, उसमें जो है 33% सीटों का आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया। बट क्या हुआ है ना, ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। ठीक है, हर जगह पे लागू नहीं हो पाया। तो इसके ऊपर जो है किसी ने जो है एक याचिका दायर कर दी है सर्वोच्च न्यायालय में। तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है, उसको आशय में लेते हुए केंद्र सरकार से इसको नहीं लागू करने का देरी का कारण पूछा है। ठीक है,
केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि इसको लागू क्यों नहीं अभी तक किया गया, 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान को लागू क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शंस हैं। 104वां संशोधन में क्या हुआ था, थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू किया गया, 2020 में किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण का जो प्रावधान है उसको 2030 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। किसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो SC ST का कोटा है, सीटों का आरक्षण है, उसके प्रावधान जो चल रहा है उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 105वां देखते हैं। 105वां क्या है, 105वां संशोधन किया गया 2021 में। ठीक है, 2021 में किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली दोनों रूप से पिछड़े थे की पहचान, इसमें OBC भी इंक्लूड था, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी इंक्लूड थे, उनकी पहचान की शक्ति वापस राज्यों को दे दी गई। क्या हुआ था, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है राज्यों से ये शक्ति छीन ली गई थी, निलंबित कर दी गई थी। ठीक है, तो वापस 105वें संशोधन के अनुसार 2021 में जो है ये फिर जो है राज्यों को इसकी शक्ति जो है प्रदान कर दी गई। ठीक है, और 105 हो गया। 106वां में तो ये हुआ ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम, यह 33% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए। और 106वां संशोधन जो है अभी तक का लास्ट है, 107वां अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हुआ, 106 संशोधन अभी तक संविधान के हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कृष्ण हूँ नामक पुस्तक किसने लिखी, दीप त्रिवेदी, अरुण नायक, रोहित भास्कर, चेतन भगत। बहुत फेमस अभी बेस्ट सेलिंग में ये किताब चल रही है, मैं कृष्ण हूँ। तो ये किसने लिखी है, इसका आंसर है दीप त्रिवेदी, डॉक्टर दीप त्रिवेदी हैं। मैं कृष्ण हूँ पुस्तक डॉक्टर दीप त्रिवेदी ने लिखी है। इसमें क्या है, कृष्ण के संपूर्ण जीवनी के साथ साथ उनकी पूरी साइकोलॉजी को उजागर किया गया है। ठीक है, उनके जो मनोविज्ञान है उसको उजागर किया गया है और इसके 6 भाग में किताब प्रकाशित हुई है। ठीक है, अभी बेस्ट सेलिंग में चल रही है, ये किताब 6 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में नवपाषाण काल के औजार मिले हैं तथा यह नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल की मानव गतिविधियों का संगम है। यानी नवपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल की मानव गतिविधियों का मिक्सचर है। ये कौन से जगह पे मिला है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए कहाँ पे ये औजार मिले हैं, तो उत्तर है इसका कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान, गौ नंबर इसका उत्तर है। डिटेल्स देखिए, राजस्थान में किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर कटसूरा गांव, ध्यान रखिएगा, कटसूरा गांव में 5000 वर्ष पूर्व आहड़ संस्कृति, एक संस्कृति चलती थी 5000 वर्ष पूर्व, आहड़ संस्कृति 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच ये संस्कृति चलती थी, तथा नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, खुदाई में 1000 साल पुरानी बहुयुगीन मानव बस्ती की पहचान की गई है, जो नवपाषाण से लेकर ताम्रपाषाण युग की मानव गतिविधियों का संगम है, अर्थात 2 या अधिक सभ्यताओं के साक्ष्य एक ही भू स्तर पर मिले हैं, यानी एक ही ग्राउंड लेवल पर 2 या उससे, यानी नवपाषाण काल भी और ताम्रपाषाण काल भी और इससे भी अधिक सभ्यताओं का जो है साक्ष्य एक ही लेवल पे, जो एक भू स्तर पे जो है मिला है। इसकी खोज किसने की, इतिहासकार चेतराम खोखर ने की है। ठीक है, इसमें क्या है, सफेद, इसमें और क्या सब मिला है वो देखिए, सफेद मिट्टी का बर्तन मिला है, लाल मिट्टी का बर्तन मिला है, जिन पर क्या है, काले एवं सफेद रंग की कलात्मक रेखाएं बनी है, जो कि आहड़ संस्कृति की पहचान है। आहड़ संस्कृति में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उन पे इसी तरह के काले एवं सफेद रंग की कलात्मक रेखाएं बनी होती थी, काला और सफेद। ठीक है, लाल मिट्टी का बर्तन पे काला और सफेद की रेखाएं होती थी। इसके अलावा वहां से क्या मिला, चार्ट, क्वार्ट्ज, अगेट से बने सूक्ष्म औजार, ये ठीक है ना, ये पत्थर होते हैं क्वार्ट्ज वगैरह जो है, नुकीले ब्लेड मिले हैं, धारदार टुकड़े मिले हैं, गोलाकार पत्थर मिला है, सिलबट्टे मिले हैं, तथा मिट्टी के पहिए जैसे अवशेष भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिट्टी के पहिए जैसे अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मिला है राजस्थान के किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर कटसूरा गांव है, वहां पे ये नवपाषाण कालीन सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और आहड़ संस्कृति के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सामान निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया, कौन है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है किसका? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर अमेरिका। ठीक है, पहले तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया होता था, लेकिन अभी जो है दक्षिण कोरियाई कॉस्मेटिक सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की का निर्यात इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है और अभी थर्ड स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, तो फ्रांस एक नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत वन संबंधी किस कोष में पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाला, पर्यवेक्षक होता है कौन सा? ऑब्जर्व करने वाला। ठीक है, हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है ना, तो पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है तो भारत। ठीक है, सदस्य नहीं, पर्यवेक्षक, ध्यान रखिएगा। BCDA, यूनिसेफ, TFFF, WTO, किस में ये पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है? चलिए, इसका उत्तर है गॉड, TFFF, TFFF। ठीक है, इसके जो है इसका जो है पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। भारत हाल ही में उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण कोष में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन एवं वन क्षरण से निपटने की दिशा में वित्तीय प्रोत्साहन आधारित संरक्षण मॉडल, यानी ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज और जो जंगल हैं, वन क्षरण जो होता है, वनों का जो नष्ट होता है, उससे निपटने की दिशा में जो फाइनेंशियल वो दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसका एक मॉडल है, उसका एक कोष बनाया गया है। उसी कोष के तहत जो है ये संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत किस देश के साथ 14 नवंबर से 20 दिसंबर 25 तक क्रिकेट का सीरीज खेलेगा, जो कि 4 साल बाद किसी विदेशी टीम का इतना बड़ा भारतीय दौरा होगा? बहुत लंबा टाइम है, देखिए 14 नवंबर से 20 दिसंबर, 1 महीने 6 दिन 7 दिन हो रहा है, बहुत लंबा दौरा है। तो 4 साल बाद कोई विदेशी टीम जो है इतना बड़ा दौरा कर रही है, कौन सी टीम है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कौन दौरा कर रही है अभी भारत का? सबको पता होगा, ये दक्षिण अफ्रीका कर रही है दौरा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल करके आ गया है, T20 की सीरीज में जीत भी हासिल करी, 2-1 से जीत के वहां से आया है। तो अभी ये दक्षिण अफ्रीका जो है ये आ रही है यहाँ पे भारत के साथ खेलने के लिए। क्या क्या खेलेगी देखिए डिटेल्स। भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर से 20 दिसंबर 25 तक 2 टेस्ट खेलेगा, 3 वनडे सीरीज खेलेगा और 5 T20 मैच खेलेगा। 5, 3, 8, 2, 10 मैच टोटल खेलेगा, बहुत लंबा टाइम है। दक्षिण अफ्रीका 2022 के बाद भारत का दौरा कर रहा है। 2022 में आई थी दक्षिण अफ्रीका टीम, उसके बाद ये भारत आई है अभी 2025 में, 3 साल बाद। 2021 में इंग्लैंड ने भारत के दौरे में 4, इससे पहले इतना लंबा सीरीज जो है 2021 में इंग्लैंड खेली थी, उस टीम में 4 टेस्ट हुए थे, 5 T20 हुआ था और 3 वनडे, 5, 4, 9, 3, 12 मैच की सीरीज खेली गई थी। उसके बाद ये दौरा है, 4 साल बाद जो है ये 10 मैच का जो है पूरा सीरीज जो है हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 टीम पे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2015 के बाद से भारत में कोई सीरीज नहीं जीता है। 2015 से 10 साल से भारत में वो कोई सीरीज नहीं जीता है। ठीक है, पहला टेस्ट कब हो रहा है? 14 से 18 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में हो रहा है और दूसरा टेस्ट कहाँ हो रहा है? 22 से 26 नवंबर को गुवाहाटी के बरसपाड़ा स्टेडियम में हो जा रहा है। बरसपाड़ा स्टेडियम का ऑफिशियली नेम क्या है पता है आप लोग को? डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम है ना। तो वहाँ पे जो है ये मैच, दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। बाकी जब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगा तो आपको हम इसकी डिटेल्स जो है बताएंगे, जिससे आपको जानकारी अपडेट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया? ये ना एक बेसिकली एक आयोजन किया जाता है जिसमें जो है जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रणाली है स्टेटों में, उसको जो है मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है चेन्नई। चेन्नई में क्या? गुरुग्राम में एक आयोजन हुआ है, अभी खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है ये। गुरुग्राम में आयोजित 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI में चेन्नई राज्य को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया, चेन्नई राज्य को दिया गया है। इसका अगला आयोजन 26 में होगा, लेकिन वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। इस बार गुरुग्राम में किया गया था। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। अगला देखिए, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आप
को ऑप कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? इंग्लिश का है को ऑप, कोऑपरेशन, को ऑप, ठीक है, कोऑपरेशन कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। 2 दिवसीय था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये। कहाँ पे हुआ ये? तो ये उत्तर है इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अमित शाह गृह मंत्री इसमें भाग लिए थे, सहकारिता मंत्री भी शामिल थे इसमें। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑप कुंभ, इसको नाम दिया गया, ये नाम है को ऑप कुंभ। आप ये मत समझिए कि पता नहीं क्या है, को ऑप कुंभ, कोऑपरेशन कुंभ, ठीक है। कोऑपरेशन मतलब सहकारिता, सहयोग, जो सहभागिता होती है, कोऑपरेशन, वो वाला ये कोऑप है, ठीक है। कुंभ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन था, ठीक है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र जो हमारा है उस पर, इसमें गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह जी। उन्होंने क्या कहा? उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख आबादी वाले हर शहर में कम से कम एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। एक कोऑपरेटिव बैंक जो है, अपने यहाँ भी अभी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो चलते हैं, ठीक है ना, कई शहरों में काफ़ी एक्टिव है ये बैंक। तो अब कह दिया है कि जहाँ 2 लाख से ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे जो है पक्का ये शहरी सहकारी बैंक जो है स्थापित किए जाएंगे। इस सम्मेलन के दौरान 2 ऐप भी लॉन्च हुए हैं, सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन। इससे लोन का जो है ये फैसिलिटी और डीजी पे पेमेंट की फैसिलिटी वाला ऐप है। 2 ऐप भी गृह मंत्री ने इसमें लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में देश में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? ठीक है, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें जुलाई सितंबर का जो तिमाही अभी खत्म हुआ है उसमें बेरोजगारी दर कितनी हो गई है भारत में? 6%, 5.2%, 5.4%, 5.8%, कितना हो गया बताइए? ठीक है, इससे पहली वाली तिमाही में कितना था वो भी बताइए। तो इसका उत्तर है 5.2% घटी है बेरोजगारी दर जो है भारत में। इनके अनुसार, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जो है घटी है, वैसे तो नहीं घटी है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में बेरोजगारी घटी है, बेरोजगारी बढ़ ही रही है, हर जगह बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इतने छात्र हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी दर तो बढ़ी, बट ये जो आंकड़े कहते हैं हम आंकड़ों पे ही चलना पड़ेगा, हमें तो आंकड़े देखने पड़ेंगे। तो आंकड़ों के हिसाब से जो है ये है 5.2%। इससे पिछली तिमाही में 5.4% का आंकड़ा था, देखिए डिटेल्स में लिखा होगा। सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में देश में बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5.2% हो गया, यानी इनके हिसाब से 0.2% जो है गिरावट आई है बेरोजगारी दर में, ठीक है। इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों को सम्मिलित किया है, ठीक है ना। जो गांव में वो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनको भी शामिल किया है, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसके तहत भी जो है इन्होंने प्रतिशत वगैरह उसको भी घटा के जो है काफ़ी वो किया है। तो उससे 1% घट के 0.2% घट के 5.2% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष का FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2025 का महिला जूनियर हॉकी विश्व कप होना है, अभी कहाँ आयोजित हो रहा है? ये होगा अभी आगे होगा, लंदन, चिली, पेरू, कतर, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? उत्तर है चिली, चिली में। इस वर्ष का FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 25 नवंबर से 13 दिसंबर 25 तक कहाँ? चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें भारतीय टीम की कप्तान कौन होंगी? ज्योति सिंह, तथा मुख्य कोच कौन होंगे? तुषार खांडेकर, ये मुख्य कोच होंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों के कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार देने तथा बिना जमानत के ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका नाम क्या है? क्वेश्चन को बड़ा गौर से समझिए पहले, ठीक है। पारंपरिक पेशा क्या है? बढ़ई, सुनार, लोहार, ये जो पारंपरिक जो मतलब हमारी परंपरा के पेशे हैं, इसमें लगभग 18 पेशे इसमें हैं। इस जो परियोजना है इसमें लगभग ऐसे 18 पेशों को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। तो उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बढ़ई है, सोनार है, कमार है, इन सब चीज़ों से जो जुड़े लोग हैं उनको जो है कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग, उनका जो स्किल ट्रेनिंग है वो, आधुनिक औजार, जो लेटेस्ट औजार है वो उनको प्रोवाइड कराना, तथा क्या? बिना जमानत के ऋण, यानी अगर आप ऋण लेने जाते हैं उसमें कुछ लिमिट रखा हुआ है, वो ऋण अगर आप लेने जा रहे हैं तो कोई आपको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, यानी सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसलिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री कारीगर योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय कौशल मिशन, क्या चलाया था? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये,
और पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ख इसका उत्तर है। चलिए डिटेल्स देखिए। पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों के कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार देने तथा बिना जमानत के ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा सितंबर 23 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितना करोड़ का आवंटित बजट के साथ, 13,000 करोड़ के आवंटित बजट के साथ शुरू की गई थी। उस बजट में इस परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था 2023 में। ठीक है, ये योजना शुरू की। इसमें 18 पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों को जो है प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वर्तमान में किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? ठीक है, भूटान, रूस, दक्षिण कोरिया, ईरान। कहाँ गए हुए हैं? 11 से 12 नवंबर की यात्रा है इनकी। कहाँ पे कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है भूटान। कहाँ गए हैं? भूटान। भारत डिटेल्स देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए इसमें। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर 25 को भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर ये गए हैं। भूटान क्या है? हमारा पड़ोसी है, सबसे छोटा पड़ोसी है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री ने 4 बार भूटान की यात्रा की है। ठीक है, पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री 4 बार भूटान की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री भारत की मदद से बने पुनत संगचूप जल विद्युत परियोजना का अनावरण करेंगे। अभी जो चल रही है इनकी यात्रा, इसके दौरान ही भारत की मदद से यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। पुनत संगचू नाम है इसका, पुनत संगचू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसका जो है इनॉग्रेशन होगा वहाँ पे, जिससे भारत को भूटान से बिजली का निर्यात होगा और भूटान में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। ठीक है, भारत राज्य असम के कोकराझार से, भारत जो है राज्य असम जो है वहाँ पे एक जगह है कोकराझार। ठीक है, कोकराझार से भूटान के प्रतिष्ठित कहाँ, न्यू गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी, जगह का नाम है न्यू गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी, वहाँ तक जो है 58 किलोमीटर लंबा रेल लाइन का भी निर्माण कर रहा है। रेल प्रोजेक्ट पे भी भारत काम कर रहा है। भारत भूटान को कंटिन्यूसली जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट करते रहा है, उसके हर प्रोजेक्ट्स में जो है सहभागिता दिखाते रहा है। भूटान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है, भूटान के साथ जो है बहुत व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान को हमेशा भारत ने सहायता करी है, जिसका भूटान जो है ऋणी है। ठीक है, तो ये लाइन का निर्माण हो रहा है। अगला क्या है? 2025-26 के बजट में भूटान के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया था? इस बजट में 25-26 का जो बजट हुआ है उसमें भूटान के लिए अलग से 2150 करोड़ रुपए उसके परियोजनाओं के लिए आवंटित हुए थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और क्या करेंगे? भारत के उत्तर प्रदेश के पिपरहवा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से भेजे गए भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? भगवान बुद्ध। क्या ये जो अपना भूटान है ये क्या है? बौद्धिक देश है, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। भगवान बुद्ध की वहाँ पूजा होती है, बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान बुद्ध को वहाँ पे। तो क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की पिपरहवा से जो है भगवान बुद्ध के अवशेषों को जो है वो भूटान भेजा गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है इन अवशेषों और उसको जो है एक मठ में रखा गया है। ठीक है, तो उस मठ में जो है उन अवशेषों की पूजा भी प्रधानमंत्री करेंगे। भारत की ओर से बौद्ध आध्यात्मिक नेता और भूटानी राष्ट्र के संस्थापक कौन? झाबद्रुंग नामग्याल की प्रतिमा भी भूटान को प्रदर्शन के लिए दी गई है। ठीक है, भूटानी राष्ट्र के संस्थापक थे झाबद्रुंग नामग्याल। इनकी प्रतिमा जो है भारत ने भूटान को भेंट की है प्रदर्शनी के लिए। दोनों देशों द्वारा साझा तौर पर एक विशेष वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों द्वारा एक वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें होंगी इन 2 दिनों में। ठीक है, और भी हम इसके ऊपर और भी अपडेट आपको देंगे, जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस आएंगी तो हम उस हिसाब से आपको इसके बारे में, अभी जो ये ज़रूरी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हमें। भूटान के राजा या शासक कौन है? अभी 5वें हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, इससे पहले चौथे कौन थे? उस ये जो नाम देखिए, नाम ना इनका ऐसे ही मतलब कंटिन्यूसली चलता है। इसमें जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। ठीक है, जो यहाँ 5वां राजा है, इसमें से खेसर हटा दीजिए तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक जो है वो चौथे राजा थे। ठीक है, तो इनका जो है ये पारिवारिक जो है वो चला आ रहा है। तो अभी जो है वर्तमान में 5वें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। चौथे थे जिग्मे नामग्याल वांगचुक। ठीक है,
प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री यहाँ पे शेरिंग तोब्गे, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री भूटान के शेरिंग तोब्गे हैं। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय भूटान यात्रा का जो होने हैं उस यात्रा के दौरान। अब किन चीज़ों पे सहमति होगी, किन चीज़ों पे समझौते होंगे, उसका डिटेल्स जो है आपको आगे बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एकता यात्रा की गई? पूरे राज्य में, हर विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा की गई। कहाँ? कोई एक, जो देश का एक ही राज्य है जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा का आयोजन किया गया, दोनों उपलक्ष्यों में, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कहाँ पे किया गया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन है मुख्यमंत्री? सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी जी है ना, माननीय योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी है? 403 विधानसभा है। तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एकता यात्रा आयोजित की गई सभी। अभी योगी जी ने जो है वो भी जारी किया है कि हम जो है हर जगह पे जो है, हर सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी स्कूलों में है, वंदे मातरम के गाने की प्रथा को जो है लागू करेंगे। उन्होंने इस संबंधी अभी वो कहा है, बट बोला है इसको लागू किया जाएगा। अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, बट जैसे ही आएगा तो हम बताएंगे। तो पहला देश हो जाएगा जो सभी सरकारी स्कूलों, संस्थाओं और हर जगह पे जो है वंदे मातरम गाने को मैंडेटरी कराएगा। ठीक है, तो ये अभी ऑफिशियली नहीं आया है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रथम ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी यानी ट्रैफिक लाइट खत्म हो गई यहाँ पर से। लखनऊ, कोटा, जयपुर, अहमदाबाद कहाँ हो गया? हाईटेक सिटी हो गया ये है, जबकि बहुत आबादी वाला शहर है ये, लेकिन फिर भी ये जो है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया। ये अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा नमूना है, शहरी विकास का ये बहुत अच्छा नमूना है ये। तो इसका उत्तर है राजस्थान का कोटा, खो। राजस्थान का कोटा शहर देश का प्रथम ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बन गया है। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक लाइट खत्म कर दिया गया है। यह यहाँ पर सुनियोजित तरीके से इंटरकनेक्टेड रिंग रोड तथा बाईपास इत्यादि बनाने की वजह से हुआ है। काफ़ी सारे जो है ना इंटरकनेक्टेड रिंग रोड बना दिए गए, बाईपास बना दिए गए, और जो जहाँ पे ट्रैफिक लगता था ना उससे जो है अलग अलग रास्ते निकाल दिए गए, जिससे फ्लो जो है कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। मतलब ट्रैफिक रुकने का बात ही नहीं है। अगर आपको इधर से नहीं हुआ, इधर अगर जाम लग रहा है तो रास्ता उधर से निकला हुआ है, दूसरे तरफ से लोग चले जाएंगे। इस टाइप से एक सुनियोजित मतलब व्यवस्थित तरीके से जो है इसको जो है अर्बन डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान का कोटा से। जबकि कोटा में काफ़ी भीड़, देखिए विद्यार्थी कितने हैं कोटा में पढ़ाई के लिए, जो तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग कोटा जाते हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कोटा जाते हैं। तो उस शहर में जो है इतनी भीड़ भाड़ वाले शहर को इस तरह से मैनेज करना एक वाकई अपने आप में बहुत अच्छा ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिम्स्टेक भी आपको पता होना चाहिए क्या है। चलिए हम आगे बताएंगे आपको। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चलेंगे हम अभी। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? काठमांडू, कोच्चि, ताइवान, न्यूयॉर्क। कहाँ पे हुआ? काठमांडू तो नेपाल में है, कोच्चि कहाँ पे है? भारत में है, ताइवान उधर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना। तो कहाँ हुआ ये? इसका उत्तर है कोच्चि में हुआ। कहाँ पे? कोच्चि में। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया, भारत में ही हुआ, पहला है ये। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बिम रेन, यानी BIM, बिम REN, रेन। ठीक है, बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क। बी से हो गया बिम्स्टेक, इंडिया, I से इंडिया हो गया, M से मैरीन हो गया, R से रिसर्च हो गया, RE से मतलब रिसर्च, बिमरेन हो गया, रेन, RE से रिसर्च हो गया, N से नेटवर्क हो गया। ठीक है, बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आ जाता है कि फिर हम उसको समझ नहीं पाते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो उसको समझना है हमें। भारत बिम्स्टेक भारत
समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, ठीक है। अनुसंधान मतलब क्या होता है, खोज, ठीक है ना, ध्यान, समुद्री मैरीन, है ना, मैरीन रिसर्च नेटवर्क। तो ये इस जो है कोची में किया गया इस साल। इसकी स्थापना 24 में हुई थी। ये जो नेटवर्क है इसकी स्थापना जो है 24 में ही की, पिछले साल ही हुई है। ये इसका पहला सम्मेलन था, है ना, ये फर्स्ट सम्मेलन था इसका। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब बिम्स्टेक की चर्चा हुई है तो बिम्स्टेक फेमस है, तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका, ध्यान रखना पड़ेगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, तकनीकी भी है, इकोनॉमिक भी है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग, कॉरपोरेशन तो सहयोग होगा, समझ में आ गया आपको, है ना। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड, मल्टी सेक्टरल मतलब बहुक्षेत्रीय, मतलब विभिन्न क्षेत्रों का, तकनीकी टेक्निकल, इकोनॉमिक आर्थिक, याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी, है ना। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, मतलब इकोनॉमिकल कॉपरेशन वाला ये संगठन है, ठीक है। इकोनॉमिकी ये कॉपरेट करता है एक दूसरे से। सदस्य कितने हैं अभी, 7 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को की गई थी। उस समय इसके 4 ही सदस्य देश थे। जब ये स्थापना हुई थी 1997 में, तो 4 सदस्य देश थे इसके, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, 4 ही था, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। अब इसमें जुड़ गया कौन कौन, भूटान भी जुड़ गया इसमें, म्यांमार भी जुड़ गया, नेपाल भी जुड़ गया, 3 और जुड़ गए, 4 3 7 हो गया। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, पाकिस्तान इन सब चीज़ों से अलग रहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में वो शामिल नहीं होता है, तो पाकिस्तान जो है इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। भारत जहाँ रहता है वहाँ पाकिस्तान नहीं रहता है, ये बात आप जान लीजिए। तो भारत इसका सदस्य है, इसलिए पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बिम्स्टेक के यही 7 सदस्य देश हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक, बिमरेन, अब बिमरेन जैसे ही बोलेंगे तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि बिमरेन है तो बिम्स्टेक होगा, ठीक है। अगला चलिए, 12 नवंबर को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 नवंबर, ओके, 12 नवंबर को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, विश्व रोजगार दिवस, विश्व जल दिवस, कौन सा दिवस है। तो इसका उत्तर है ख, विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देखिए, 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह लोगों को निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, जागरूकता उत्पन्न हो, लोगों में अवेयरनेस उत्पन्न हो कि निमोनिया से बचा जाए, है ना। इस वर्ष का इसका थीम भी दिया, हर वर्ष इसका थीम भी दिया जाता है, ठीक है। इस वर्ष का थीम है चाइल्ड सर्वाइवल, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा, चाइल्ड सर्वाइवल जो है वो इस वर्ष का थीम है। पिछले वर्ष इसका जो थीम था वो था हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें, ठीक है, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके, ये पिछले वर्ष का थीम था। इस बार का है चाइल्ड सर्वाइवल, ठीक है। निमोनिया कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, वायरस से भी होता है, कवक से भी होता है, तीनों चीज से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, तीनों चीज से होता है। न्यूमोकोकल निमोनिया जो है वो जीवाणु जनित निमोनिया का सबसे आम प्रकार है। नॉर्मली जो सब जनरली जो सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है वो है न्यूमोकोकल निमोनिया, जो कि किससे होता है, जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित निमोनिया है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। 12 नवंबर को जो है हमारा विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रयान 2 के लॉन्च करने की घोषणा की। चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 के लॉन्च करने की घोषणा की है। किस वर्ष तक, 26, 35, 30, 28, 2026, 2035, 2030, 2028। उत्तर बताइए, सबको पता होगा आपको, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो है बहुत देखते हैं लोग, चंद्रयान मिशन पे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो ये 2030 का टाइम दिया गया है, इसरो ने टाइम लिया है 2030 का, 2030 तक कहा है कि हम चंद्रयान 2 का सफल लॉन्च कर देंगे, ठीक है, इसरो ने कहा है। इसमें क्या है, मंगल की सतह पर उतरने की योजना है। इस बार जो है मंगल के सतह पे, सरफेस पे उतरने का प्लान रखा गया है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। किससे, PSLV C-25 रॉकेट से, श्रीहरिकोटा से, है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च हुआ था।
और यह मंगल की कक्षा में चक्कर लगाया था, ठीक है ना। वह ऑर्बिट वाला ही था, ये ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाने वाला था। लेकिन इस बार की योजना क्या है, इस बार जो है सरफेस पे उतरने की योजना है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी में है इस बार का चंद्रयान 2 मिशन। 2030 में लॉन्च करने की घोषणा है। यूनेस्को और भारत ने कहां पर तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पहल की शुरू की है? क्या चीज है? यूनेस्को और भारत, ओके, यूनेस्को और भारत ने कहां पे तकनीकी, टेक्निकल, व्यावसायिक, प्रोफेशनल शिक्षा, एजुकेशनल और ट्रेनिंग पहल शुरू की है? कहां? अमेरिका, दक्षिणी सूडान, ताइवान, वियतनाम। तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी सूडान। यूनेस्को और भारत ने दक्षिणी सूडान में तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण यानी TVET पहल शुरू की है, ठीक है। TVET ध्यान रखिएगा, दक्षिण सूडान के साथ जो है यूनेस्को और भारत ने जो है ये पहल शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए ये इस सेशन का। हाल ही में किस देश ने अब्राहिम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। अब्राहिम समझौता, आपको समझाएंगे हम अब्राहिम समझौता क्या चीज़ है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अब्राहिम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका, कजाकिस्तान, ताइवान, इजराइल। किसने की है अब्राहिम समझौता, ठीक है। इसका उत्तर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है अभी जो है इसमें शामिल होने जा रहा है, ठीक है। देखिए डिटेल्स, अब्राहिम समझौता 2020 में लागू हुआ था, ट्रंप शासन के दौरान शुरू हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन आया 2020 में, तो उस टाइम ये अब्राहिम समझौता नाम से एक जो है समझौता शुरू हुआ। इसमें क्या किया, इसके तहत इजराइल और कई अरब देशों के बीच औपचारिक रिश्ते स्थापित किए गए। यानी एक रिलेशन बना, किसके तहत? इजराइल और भी अरब जो देश थे उनके साथ। अरब देश में कौन कौन हो गया, ठीक है ना? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया और सूडान। इस समझौता में सबसे पहले ये जो 4 देश थे, ये 4 देश जो है ये पहले आए, ठीक है, इस समझौते में। अमेरिका ने तो शुरुआत ही करी, है ना। अमेरिका ने तो इस समझौते की शुरुआत ही करी अरब देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए, अच्छे संबंध करने के लिए, ऑफिशियल संबंध बनाने के लिए। इसमें आया कौन कौन? UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये सारे आ गए, ये सदस्य इसके तौर पे इसने हस्ताक्षर किए। अब क्या है, अब कजाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाह रहा है, तो उसने भी शामिल हो रहा है, जिसके से अब क्या होगा, दायरा अब अरब दुनिया से आगे बढ़कर मध्य एशिया तक। जो कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, तो अरब से आगे का एरिया भी कवर हो रहा है, तो अमेरिका अरब से आगे के एरिया को भी कवर कर रहा है। इसका मकसद दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर आपसी दुश्मनी को खत्म करने का, व्यापार, ट्रेड, कूटनीति और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। तो बेसिकली ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो है ये समझौता शुरू किया गया था, अब्राहिम समझौता 2020 ईस्वी में और ट्रंप शासन के दौरान में। और उसका जो है अब UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बाद कजाकिस्तान भी अब जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, इस समझौते में शामिल होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को देखिए। हम ऐसे ही एकदम प्योरीफाइड कंटेंट जो है आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे, पूरी तरह जो है एकदम चीड़ फाड़ करके जो है सारा चीज़ जो है बताएंगे हर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं, जो कार ब्लास्ट हुआ है, उसमें 13 लोग जो नागरिक हताहत हुए हैं, ठीक है, 13 नागरिक की जो मृत्यु हुई है, तो उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। और अभी जांच चल रही है, जांच में देखते हैं क्या सब आता है। काफ़ी जांच चल रही है, काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई है, जो विदेशी ग्रुप्स के भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें लग रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या होता है, ठीक है। तो उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।